हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अभिजीत और स्टार्ट करते हैं आज का डेली द हिंदू एनालिसिस। और वी कैन से इट्स अ कमेंट, इट्स नॉट एनालिसिस वीडियो, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट न्यूज़ नहीं बताता हूँ। सिर्फ इतना बताता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है और उस इम्पोर्टेंट को कैसे देखना है। सो आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है अगेन गवर्नर, बिकॉज गवर्नर और उनके जो एक्ट्स हैं लाइक सिटिंग ऑन द बिल्स, ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जाके पिटिशन दायर किया गया है कि ये जो गवर्नर हैं इन्होंने, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन इनके जो एक्ट्स हैं, मतलब इनके जो कार्य हैं, जो कर रहे हैं, ये एक ऑटोक्रेसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। दे आर बाईपासिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है कि जो भी की बिल्स है या लेजिस्लेशन स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है उसको गवर्नर ऐसे बैठ नहीं सकते। एज सुन एज पॉसिबल जो लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसको 2 साल 3 साल आप डिले कर सकते हैं। आपको जो भी ऑब्जर्वेशन देना है तुरंत देना है। और उन्होंने एक बात और कही कि रियल पावर वेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। और गवर्नर एज अ अपॉइंटी ऑफ प्रेसिडेंट इज टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि गवर्नर एक टाइटुलर हेड है, उनके पास कोई खुद के पावर्स नहीं है एक्सेप्ट जो डिस्क्रिप्शन उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, गवर्नर और दूसरा फेडरलिज्म, क्योंकि ये फेडरलिज्म को कमज़ोर कर रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एक मैकेनिज्म होता है उसको कमज़ोर कर रहा है। तो आपको इसको इस वाले आर्टिकल से ये पढ़ना था। सेम वही है फेडरलिज्म टॉपिक, दूसरा टॉपिक भी वही है, कोऑपरेटिव और कॉम्बैटिव। आपको दो तरह के मेनली फेडरलिज्म नज़र आते हैं। कोऑपरेटिव मतलब जहाँ पे स्टेट और स्टेट के बीच में एक कोऑपरेशन से काम चल रहा है, या स्टेट और सेंटर के बीच में भी कोऑपरेशन से काम चल रहा है। कॉम्बैटिव यहाँ जहाँ पे दो स्टेट आपस में झगड़ रहे हैं, सेंटर या स्टेट आपस में झगड़ रहे हैं। यहाँ पे बार बार मेंशन आ रहा है आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा फोकस में है, तो इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे कि क्या बोलना चाहता है। होप यू अंडरस्टैंड। और ये इंपॉर्टेंट दो आर्टिकल थे जीएस टू पॉलिटी गवर्नर से। तो आप क्या करेंगे, आज ही लक्ष्मीकांत का गवर्नर सेक्शन उठाएंगे और उसको अच्छे से इन एंड आउट रिवाइज करेंगे। साथ में फेडरलिज्म का एक टॉपिक उठाएंगे आप, क्लास 11th की एनसीईआरटी, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो वहाँ से ये दो आपका टास्क है आज का, तो इसको आप फुलफिल करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज ऑफिशियल स्टैंड ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है इस इवेंट के बारे में। रिसेंटली 2+2 मिनिस्टेरियल टॉक्स स्टार्ट किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, 2+2 मिनिस्टेरियल टॉक्स क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर ऑफ टू कंट्रीज़ की मीटिंग होती है। ये होता है 2+2 डायलॉग। अब वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के बीच में ये बातचीत हुई। और जाहिर सी बात है कि इस समय पे इजराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस सबसे डीप क्राइसिस है वर्ल्ड में, तो उसके बारे में ऑब्वियसली बात होना ज़रूरी था। और इंडिया ने क्या इटरेट किया है, पहला 2 स्टेट सॉल्यूशन। इंडिया का हमेशा से ये ऑफिशियल स्टैंड रहा है, ऑफिशियल स्टैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज़ 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी एक स्टेट पैलेस्टीनियन के लिए, एक स्टेट इजरायलीज के लिए, अलग अलग देश बनाया जाए। और दूसरा ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो एक्ट हैं होस्टेजेस ऑफ इजरायली सिटीजन, उसको इंडिया ने कंडेम किया है और तुरंत उन होस्टेजेस का रिलीज की बात की है। तो ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है ऑन दिस इंपॉर्टेंट इश्यूज। एक 2 स्टेट सॉल्यूशन, दूसरा ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। ये है व्हाट इज 2+2 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस विथ यूएस। तो इसमें क्या क्या फोकस किया गया, जैसा कि मैंने बताया था 2+2 जो कॉन्फ्रेंस है वो डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के बीच में होता है। तो ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्टर है तो कुछ डिफेंस की बातें होंगी। तो यहाँ पे
स्ट्रैटेजिक इश्यूज के बारे में भी बातें की गई, जैसे कि चाइना का जो एग्रेशन है, साउथ चाइना सी हो गया, अपना इंडिया और चाइना बॉर्डर हो गया, और इंडो पैसिफिक रीजन हो गया। तो वहाँ पे जो इंडिया और यूएस का सेम अग्रीमेंट है कि मतलब यहाँ पे आपको एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक देखना है, और जो रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज जो बढ़ के आया है बिकॉज ऑफ चाइना, उसको अच्छे से काउंटर करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल एज वेल। और कुछ जैसे कि 31 MQ-9 9B अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स, इसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जेट इंजन्स का इंडिया में मेक इन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग की बातें चल रही हैं। तो ये अर्ली 2024 लेट 2024 और अर्ली 2025 तक इसको इंडिया में तैयार करने की बातें चल रही हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना मेक इन इंडिया के लिए भी बूस्ट होगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये बूस्ट होगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम यूएस इंडिया यूएस एग्रीमेंट। तो ये कि GS2 के भी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इंडिया में को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, तो उसके हिसाब से भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। एक्चुअली आफ्टर 2020 जब से ये इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बॉर्डर पे, उसके बाद से हमें नीड हुई है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की, क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन को अगर हमें फाइट करना है तो हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बॉर्डर एरियाज में, ताकि जो ट्रूप्स मूवमेंट है वो बहुत सीमलेसली किया जा सके। तो ट्रूप्स मूवमेंट के लिए, टूरिज्म डेवलप करने के लिए, बॉर्डर विलेजेस को बेटर कनेक्टिविटी देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है। इसका फाइनेंशियल एलोकेशन 4,800 करोड़ का है। इसको 4 स्टेट और एक यूटी में लागू किया जाएगा। तो 4 बॉर्डर स्टेट जो भी होंगे तुम्हारे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और 1-2 सिक्किम के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का यूटी। तो ये जो पूरा बेल्ट है इसको कवर किया जाएगा। और ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये बॉर्डर रोड्स इंफ्रा ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को इंटरफेयर नहीं करेगा। ये कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जो कि हमारे इंडिया चाइना के बॉर्डर की रक्षा करती है, तो उसके लिए और बेटर टूल्स मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो ये गवर्नेंस का पार्ट है, इसको आपको ये देखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड हैं, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म के लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। दूसरा फिर नेक्स्ट है दिल्लीज पॉल्यूशन, ठीक है। जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया कि ये कल रेन हुआ था, बारिश हुई थी। बारिश के कारण AQI जो कि 450 था वो सीधे 270 पे आ गया। लेकिन यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने नेचर को थैंक करते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि ये आपसे ये जो ऑड एंड इवन रूल है, ऑड इवन रूल जो है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो कोई इफेक्टिव रूल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर इंसान को 2 गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, एक दिन वो ऑड वाले में चलाए, एक दिन इवन वाले में चलाए। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी कैपेबल नहीं है कि पूरे दिल्ली की जनता को वो केटर कर सके। तो यहाँ पे हमको क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रोबस्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है डबल बर्निंग। तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा ब्लूप्रिंट मांगा है, और सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट और पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट सबको बोला कि आपको कलेक्टिव लीडरशिप के साथ इसको टैकल करना पड़ेगा। सो होप यू अंडरस्टैंड कि दिल्ली की जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। इसमें पब्लिक को भी साथ आना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को भी साथ आना पड़ेगा, और ब्लेम गेम की जो पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठ के सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। बिकॉज पॉल्यूटेड एयर डजंट डिस्क्रिमिनेट
ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन। सो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, दिस इज द साइलेंट किलर एंड यू हैव टू वर्क टुगेदर to bring this menace into end. So hope you get this article as well. So moving on to the next, ये थे 6 आज के important articles. इसके बाद हम 2 editorials के बारे में देख लेते हैं। पहला editorial है, ये जो 3 bills आए हैं, 3 criminal amendment bills आए हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को, जो पुराने बिल्स में जो कमियां थी, उनको नए बिल में एड्रेस किया गया है कि नहीं, वो कौन सी 7 कमियां हैं। तो 1 2 3 4 4 5 6 7, मैंने 7 यहाँ लिख दिया। आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो पुराने बिल्स ने अच्छे से केटर नहीं किया था। और इस जो 3 बिल है, जिसको अभी ये पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर है, जिसमें डेलिबरेट डिस्कशंस चल रहे हैं, तो उसमें इन 7 डिस्कशंस पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आर्टिकल जो कि मैं अपलोड करता हूँ फॉर सेल्फ एनालिसिस, इसको आपको पूरा अपने से खुद से अंडरस्टैंड करना है। सो होप यू गेट माई पॉइंट अप टू इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बताइए, क्योंकि मैं एक हफ्ते में अब सोच रहा हूँ कि 1 या 2 टॉपिक्स उठाऊँ जो यूपीएससी से के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स जो मैं डेली